Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस को देखा होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तीनों के चैप्टर्स को देखा होगा और आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पर डिस्कशन करना चाह रही थी कि जिस तरह हमने पहले इस तरह किया कि पहले हमने ज्योग्राफी को पढ़ा, फिर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, फिर हिस्ट्री को पढ़ा। तो इस तरह क्या हुआ कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए। वो पूछने लगे मैम चैप्टर नंबर 2 कहाँ है। उन्होंने सोचा कि मैम पॉलिटिकल साइंस पे आई है तो इसका मतलब मैम ने हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ये करेंगे कि पहले हम ज्योग्राफी का जो है जो हाफ ईयरली सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम पॉलिटिकल साइंस के हाफ ईयरली सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री के। तो इस तरह क्या होगा कि आप लोगों का जो है एक एक सब्जेक्ट होता भी जाएगा और आप लोग भी टेंशन फ्री होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है लैंड, सॉइल एंड वाटर, इस पर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। रिसोर्स की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हर वो चीज जो एक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती है। और हमने पढ़ा था कि रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक मैन मेड। तो ये जो लैंड, सॉइल, वाटर जो है ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्स हैं। और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने ये पढ़ा था कि रिन्यूएबल रिसोर्स बेसिकली वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो हैं जैसे कि वो अनलिमिटेड है जैसे कि वाटर, बट वो काफी लिमिटेड होते हैं। अगर हम उनका केयरलेस तरीके से यूज करें, केयरफुली यूज ना करें, तो वो क्या होंगे, एक दिन ऐसा होगा कि वो हमारे पास जो है शॉर्टेज हो जाएगी। और आज के टाइम में भी वाटर की शॉर्टेज और जो ड्राई की जो प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है, वो हमारे वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम बन गई है। तो चलिए हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे, इनको कंजर्व करने के आइडियाज पढ़ेंगे और जो है चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है लैंड, यानी कि जमीन। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है हमारे बीच में वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। It covers only the 30% of the total area of the Earth's surface and all part of this small percentage are not habitable. और ये जो पूरा अर्थ सरफेस, जो हमारा पूरा अर्थ जो प्लेनेट है, उसमें सिर्फ 30% ही लैंड है, बाकी 70% क्या है, राइट, वाटर है। और ये जो जमीन, और ये जो 30% जो हमारे पास जो एरिया है जमीन का, वो भी पूरा का पूरा हैबिटेबल नहीं है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे 30% पे रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप की लैंड है, हम क्यों नहीं रह सकते पूरे 30% पे, क्या वजह है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। एक बात आप लोगों को बच्चों जरूर हमेशा आप लोगों को कंफ्यूज करती होगी कि बहुत सारे ऐसे जो है एरियाज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हालांकि वहां पर जगह कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और कई एरियाज ऐसे जहाँ पर जगह बहुत है। फॉर एग्जांपल रेगिस्तान, डेजर्ट को ही ले लें, वहां पर जगह बहुत है पर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? तो हमने पढ़ा कि ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर ऑफ लैंड पर और वहां के क्लाइमेट पर। तो फिजिकल फैक्टर्स ऑफ लैंड क्या है, रश टोपोग्राफी, स्टेप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरियाज सस्केप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। के जो रश टोपोग्राफी मतलब बीहड़ इस इलाके की, यानी जो पथरीली जमीन है, और स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, और जो पहाड़ों की ढलवाने हैं, उन पर जो है हम नहीं रह सकते, वो ऐसे एरियाज नहीं है। लो लाइंग एरियाज सस्केप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, और ऐसे एरियाज जो नीचे यानी खाई वाले एरियाज जहाँ पे पानी जमा होने की संभावना होती है, वहां पे भी जो है हम नहीं रह सकते। डेजर्ट एरियाज में नहीं रह सकते, घने जंगलों में नहीं रह सकते। ये कैसी जगह है, नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। ये जो है नॉर्मली छितरी आबादी वाले एरिया है, यानी जो है इनमें कहीं कहीं आबादी, बहुत कम आबादी है, और ये क्या है,
हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, अनहैबिटेड है, रहने के लायक नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स यानी जहाँ समांतर जमीन होती है, और रिवर वैलीज जहाँ नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास वाली जो जगह होती हैं वो क्या करती हैं, ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड प्रोवाइड करती हैं, यानी वहाँ पर पानी की मात्रा होती है, वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है। हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ये एरियाज जो होते हैं, प्लेन्स और रिवर वैलीज जो होती हैं, वो वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। तो आपके लिए कुछ फोटोज भी हैं नीचे, देखिए ऐसे एरियाज जो ऐसे हरे भरे दिखते हैं वो क्या होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। तो चलिए, हमने लैंड के बारे में पढ़ा कि लैंड क्यों अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यों हम पूरी जमीन पर नहीं रह सकते। तो यही वजह है, उसके फिजिकल फैक्टर्स, हम हर जगह नहीं रह सकते। लैंड जो है बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लैंड जो है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए अब हम लैंड के यूज को पढ़ेंगे। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। लैंड जो है हम सब जानते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर खेती के लिए, पेड़ उगाने के लिए, बिल्डिंग्स और वो खदानें खोदने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड और इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, ये सब क्या होती है, हम इनको कॉमनली कैसे जानते हैं, लैंड यूज के नाम से जानते हैं। द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट। जो लैंड का यूज है वो फिजिकल फैक्टर्स द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि जिस जगह की जमीन जैसी होगी वो उस जगह की जमीन उस तरह यूज होगी। यानी जैसे कि टोपोग्राफी है, जहाँ पर सख्त जमीन है, जैसे कि टोपोग्राफी यानी कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, सोयल, क्लाइमेट, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल फैक्टर्स हैं। और पानी की प्रचुर मात्रा में जो है अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है लैंड के यूज को डिटरमाइन करती है कि वहाँ की लैंड कितनी यूज के लायक होगी। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैंड को यूज करने के, मतलब ये भी निर्धारित करते हैं कि जमीन कैसी है, वहाँ की, वहाँ का जो है वो कितनी यूज के लायक है। अच्छा चलिए, हमने जमीन को फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के आधार पर डिवाइड किया। तो लैंड आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लैंड जो है ओनरशिप के आधार पर, यानी जो ओनरशिप के बेस पर भी जो है क्लासिफाइड की जा सकती है। ओनरशिप के बेस पर कैसे क्लासिफाइड की जाएगी, प्राइवेट लैंड और कॉमन लैंड के बेस पर। प्राइवेट लैंड अब किसको कहते हैं, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ पर्सन। प्राइवेट लैंड वो होती है जो एक किसी बंदे की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द लैंड ऑफ प्राइवेट स्कूल, किसी इंसान का प्राइवेट स्कूल है, उसकी जो जमीन है उसके द्वारा खरीदी हुई, हाउस, किसी का अपना पर्सनल हाउस है जो जमीन खरीद कर उसने बनाया, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये प्राइवेट लैंड के अंदर आती हैं। और कॉमन लैंड किसको कहते हैं, कॉमन लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स। कॉमन लैंड जो है एक कम्युनिटी के द्वारा या फिर कह लें कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऑन किया जाता है, और वो डिफरेंट कॉमन यूजेस के लिए जो है यूज की जाती है जमीन, जैसे कि चारा कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स, नट्स और जड़ी बूटियां उगाने के लिए ये सारी जमीन यूज की जाती है। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आपको लैंड का यूज भी समझ आ रहा होगा। अब हम लोगों ने लैंड का यूज पढ़ लिया, कि अब हम पढ़ेंगे कि जो हम ये लैंड को यूज करते हैं, हमने शुरू में ही पढ़ा कि लैंड हमारे पास सिर्फ 30% है, और जो अब हम इसका यूज करते हैं, और वो भी 30% में से पूरी की पूरी जो है हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो यूज के लायक नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि जो हम यूज करें, कहीं हम जरूरत से ज्यादा यूज तो नहीं कर रहे, कहीं हम इस नेचुरल रिसोर्स को केयरलेस तरीके से तो नहीं ले रहे। तो इसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। पीपल यानी लोग, उनकी डिमांड्स वो तो हमेशा ही बढ़ती ही रहेंगी, लेकिन जो लैंड की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है ना। लैंड तो बढ़ नहीं रही होगी कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही तो लैंड भी बढ़े जा रही है, ऐसा नहीं है। पीपल इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप commercial areas, housing complexes in the urban and to expand the agricultural land in the rural areas. People क्या कर रहे हैं, वो कॉमन लैंड में जो है
मार्केट्स बनाए जा रहे हैं, कमर्शियल एरिया बना रहे हैं, हाउस और कम्प्लेक्स बना रहे हैं जो शहरी इलाके हैं उनमें, और जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड किए जा रहे हैं। इट क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। और हमारी इस तरह बेतहाशा इस्तेमाल क्या कर रहा है, ये एक डर पैदा कर रहा है कि कहीं हम इस नेचुरल रिसोर्स को खो न दें, हम खो रहे हैं इस नेचुरल रिसोर्स को। द परसेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। अब हम इसको कंजर्वेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हम इन सारी चीजों से कैसे बच सकते हैं। जो परसेंट रेट है जमीन की डिग्रेडेशन की, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, भूमि सुधार पर जो है ध्यान देना चाहिए, और जो रेगुलर बेसिस पर जो यूज होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइजर जो किसान वगैरह यूज करते हैं खेतों में डालने के लिए, या फिर हम लोग भी यूज करते हैं जमीन में, और एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द मैटर। और जो ज्यादा चरागाहों में ऐसा होता है कि ज्यादा चर लिया जाता है, उनको टाइम ही नहीं मिलता दोबारा उगने का, जो थोड़ी सी भी घासें उगती जानवर उनको चग लेते हैं, उनको जो है वो खा लेते हैं। तो इन सब चीजों पर हमें लिमिट लगानी चाहिए, सरकार को, गवर्नमेंट को जो है इन पर नजर रखनी चाहिए। और ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम अपने लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो नीचे कुछ फोटोज है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह लैंड के यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, लोग किस तरह जो है नेचुरल को एकदम मैन मेड में चेंज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ज्यादा डिफोरेस्टेशन की वजह से और ज्यादा जो है व्हीकल्स के चलाने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ रही है, होती है। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आपको लैंड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको कंजर्व करने के आइडियाज भी समझ में आ गए होंगे, और इंशाल्लाह आप भी इसको अमल में लाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है नेचुरल, वो है सॉइल। The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. जो थिन लेयर है यानी जो एक पतली दानेदार संरचना है जिसने कि अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है पूरा, वो क्या कहलाता है, सोयल कहलाता है। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विथर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। सोइल जो है वो किससे बनती है, वो कार्बनिक मैटर से, खनिज पदार्थों से, और जो रॉक्स जो टूटते हैं, छोटे छोटे जो टूटे हुए पत्थर होते हैं जो कि जमीन में पाए जाते हैं, उन सबको मिला के क्या बनती है, मिट्टी बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो राइट मिक्स है वो एक जमीन को उपजाऊ बनाता है, यानी जहाँ दोनों चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वहाँ की जमीन कैसी होती है, फर्टाइल होती है, यानी कि उपजाऊ के लायक होती है, वहां पर खेती की जा सकती है। देखिए ये बच्चों, ये आप विथर्ड रॉक देख रहे हैं नीचे, ये विथर्ड रॉक है, यानी जो नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं उसके नीचे छोटे पत्थर हैं, और जो यहाँ सब सॉइल है और सबसे ऊपर क्या है, ये वेजिटेशन के साथ ये क्या है, ये सॉइल है। तो चलिए हमारे पास अब यहाँ आ गया सॉइल प्रोफाइल, यानी जो हमने पेरेंट रॉक के बारे में पढ़ा और जो सॉइल के बारे में पढ़ा, तो हम सॉइल की लेयर्स को जो है अलग से देख लेते हैं। जो सॉइल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे वेजिटेशन उगती है, जहाँ पर हरियाली होती है, जहाँ पर हम रहते हैं, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ये सबसे ऊपर की सॉइल है ह्यूमस और वेजिटेशन के साथ। नीचे सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सब सॉइल जो उससे नीचे लेयर जो है टॉप सॉइल के नीचे जो सॉइल के लेयर, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या मिला होता है, रेत और जो है गाद, क्ले, ये सब जो है मिलके सब सॉइल बनती है। सबसे उसके नीचे विथर्ड रॉक मटेरियल, यानी जो छोटे छोटे जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं, और सबसे नीचे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक ही टूट कर जब उन पर लगातार बारिश होती है, जहाँ तेज बारिश होती है और जो है अर्थक्वेक की वजह से ये सब टूट कर अंदर से क्या बनते हैं, विथर्ड रॉक बनते हैं, छोटे छोटे पत्थर बनते हैं जो कि सब सॉइल में चल रहे होते हैं। सब सॉइल से फिर क्या बनता है, टॉप सॉइल बनती है जहाँ पर की हरियाली उगती है। तो ये क्या है, एक सॉइल प्रोफाइल है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सोयल फॉर्मेशन के मिट्टी के बनने के फैक्टर्स। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स।
दो जो मिट्टी बनने के जो मेजर फैक्टर्स है वो क्या है, वो जो पेरेंट रॉक का जो जैसा नेचर होता है और जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे मिट्टी के बनने के लिए मेन फैक्टर्स होते हैं। तो हम जो पेरेंट रॉक के जो नेचर है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह इफेक्ट करता है मिट्टी के बनने में। Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. These are differ from place to place. और जो दूसरे फैक्टर्स है वो क्या है, स्थलाकृति यानी उस जगह की जमीन कैसी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल, और जो टाइम जो दिया जाता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। यानी जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं कि ये एक फैक्ट है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 साल लग जाते हैं, पता है बच्चों आपको। तो आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, या फिर ऐसा होता है कि जब लगातार किसी जमीन पर जो है खेती की जाती है तो उस जमीन की जो फर्टाइलिटी जो शक्ति होती है, उपजाऊ की जो शक्ति होती है, फर्टाइलाइजेशन की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। फिर क्या करते हैं, उस खेत को जो है छोड़ देते हैं कई सालों के लिए, ताकि वहां पर जो है फर्टाइल मिट्टी जो है, फर्टाइल सॉइल जो है वहां पर दोबारा बन जाए, उसकी लेयर वहां पर बन जाए। तो टाइम भी काफी मैटर करता है सॉइल फॉर्मेशन में। दीज आर और ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं। देखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक माइंड मैप है, उन फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हमने पीछे जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा हमें पढ़ने में वो फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले पेरेंट रॉक जो होते हैं, जिससे हमने पढ़ा, जो सबसे नीचे होते हैं। डिटरमाइन कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी के जो पेरेंट रॉक होते हैं वो जो है मिट्टी के कलर को, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। वो जैसे कि रिलीफ जो एल्टीट्यूड ऊंचाई और जो स्लोप होती है, ढलवाने जो होती हैं, वहां पर जो है वो मिट्टी के संचय को जो है मिट्टी वहां पर जो सबसे नीचे जो मिट्टी होती है, जो यानी कि ढलवान के नीचे जो मिट्टी होती है, जहाँ ढलान खत्म हो जाती है वहां पर सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि अगर आप एक पहाड़ की ढलान ले लें, जो सबसे ऊपर जो ढलान का जहाँ से शुरू हो रही है वहां पे जो मिट्टी होती है वहां पे पुअर सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वहां पानी ऑब्जर्व नहीं होता। जो भी बारिश होती है पानी फिसल के नीचे आ जाता है। फिर जो नीचे थोड़ा सा और गहरा एरिया होता है वहां पे पानी थोड़ा ऑब्जर्व होता है, वहां पे थोड़ी अच्छी सॉइल होती है। और जो सबसे नीचे एरिया जहाँ पानी जाकर जमा हो रहा है वहां की मिट्टी सबसे अच्छी और फर्टाइल होती है। फ्लोरा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो वनस्पति और पशु पक्षी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी सॉइल फॉर्मेशन के को इफेक्ट करते हैं। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। क्लाइमेट भी जो है काफी इफेक्ट करता है। ये तो मतलब हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि क्लाइमेट हर चीज को इफेक्ट करता है। हर जगह का क्लाइमेट जो है किसी भी चीज को बनने के लिए, सही तरीके से अच्छे से बनने के लिए वहां का क्लाइमेट उसके हिसाब से होना चाहिए। तो टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेथरिंग एंड ह्यूमस। टेम्परेचर और जो रेनफॉल होता है वो वेथरिंग को और जो ह्यूमस होता है उसको जो है प्रभावित करता है। टाइम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जितना टाइम दिया जाएगा उतनी जो फर्टाइल सॉइल की जो लेयर होगी वो उतनी ठीक होगी। तो ये सारे जो है फैक्टर्स थे, पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, टाइम, ये सारे फैक्टर्स थे जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आपको सॉइल फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मिट्टी का पतन, यानी मिट्टी जो खत्म होती जा रही है, और कंजर्वेशन मेजर्स, और इनको कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सोइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सोइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो है बह जाना और जो उसका खत्म हो जाना क्या है, ये हमारे सॉइल रिसोर्स जो है उस पर मेजर थ्रेट है। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला थ्रेट है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही जो है सॉइल फैक्टर यानी मिट्टी के पतन को जो है इफेक्ट करते हैं। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो।
कुछ मेथड्स जो है सॉइल कंजर्वेशन के वो नीचे लिखे हुए हैं कि हम इन मेथड्स को यूज करके जो है सॉइल को कंजर्व होने से, सॉइल इरोजन से, डिप्लेशन से, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल से हम जो है कंजर्व कर सकते हैं अपने सॉइल रिसोर्स को। तो सबसे फर्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग का आंसर वो मीनिंग तो बच्चों वैसे तो होता है पलवार। तो देख लेते हैं ये पलवार होता क्या है, मल्चिंग कैसा प्रोसेस होता है। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा। जो दो प्लांट्स के बीच में, जैसे कि आप फर्स्ट फोटो देख सकते हैं, दो प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह होती है, खाली मैदान जो होता है, उसको क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि ये है पलवार जो है, ये स्ट्रा यानी कि ऐसे फूस का होता है, इससे इसको ढक दिया जाता है। इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। ये जो है सॉइल की नमी को बरकरार रखने में हेल्प करता है। यानी इससे ऐसा नहीं कि जहाँ पौधे हैं वहां तो धूप नहीं पड़ रही, वहां सख्त धूप नहीं पड़ रही, वहां की सॉइल की जो मॉइस्चराइजेशन है वो तो बरकरार रहती है। जो खाली एरिया से वो लंबे टाइम तक खाली रहता है तो वहां की क्या होती है, मॉइस्चराइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, धूप की वजह से खत्म हो जाती है, कम होती है। तो ये क्या करता है, ये उसको बरकरार रखने में हेल्प करता है। नंबर 2, कॉन्टोर बेरियर्स। कॉन्टोर बेरियर्स को बच्चों बेसिकली हम कॉन्टोर बेरियर्स ही बोलेंगे। स्टोन्स यानी कॉन्टोर तो वैसे बोलते हैं कि आकृति के हिसाब से जो बेरियर्स बनाए जाते हैं। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बेरियर अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर्स टू कलेक्ट वाटर। जैसे कि आप सेकंड फोटो में देख रहे हैं कि इस तरह के स्टोन्स से, पत्थरों से, घास से और सॉइल को यूज करके एक जो ये पहाड़ की जो आकृति है, जिसकी शेप है, इसके हिसाब से क्या बैरियर बना दिया जाता है। और इन बैरियर के आगे क्या खाई बना दी जाती है ताकि जो है वहां पानी जमा हो सके, जो भी पानी ऊपर से फिसल के आए वो वहां पे जमा हो सके। इस तरह मिट्टी के बहने से जो है, मिट्टी को बहने से, मिट्टी जो बहती चली जाती है उसके पहाड़ों के ढलवानों पे से, इस तरह उसको बचाया जा सकता है, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है सॉइल इरोजन से। नंबर 3 जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है रॉक डैम, यानी पत्थरों का डैम बना के। रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स को जो है जमा करके उनका एक ढेर लगा दिया जाता है ताकि पानी के बहाव को कम करने के लिए। दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इस तरह क्या होता है, ये हमें गलीज प्रोवाइड करते हैं और इस तरह जो ज्यादा आगे जो मतलब जितना लॉस हो रहा है, ज्यादा सॉइल लॉस से जो है हमें बचा सकता है। मतलब जैसे कि आप थर्ड फोटो में देख रहे हैं, पानी तेजी से बहता है तो वो अपने साथ ज्यादा मिट्टी को लेके जाता है, तो इनका एक बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि पानी की रफ्तार को कम किया जा सके और इस तरह सॉइल इरोजन से बचा जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 4 जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो टेरेस फार्मिंग। ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट ऑन द स्टीप स्लोप्स। तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स यानी चौड़ी चौड़ी जो है ऐसे सीढ़ियां बना दी जाती, स्टेप्स बना दी जाती हैं। और टेरेसेस, उनको टेरेसेस भी बोलते हैं, पहाड़ों की ढलवानों पर जो है बना दी जाती हैं, ऐसे काट काट कर पहाड़ को। सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो इस तरह क्या होता है कि पहाड़ों पर जो है फ्लैट सरफेस मिल जाती है फसलें उगाने के लिए। दे रिड्यूस सरफेस रनऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि जो सरफेसेस होती हैं, जो प्लेन सरफेस, जो कि उससे बारिश के पानी की वजह से जो मिट्टी बह जाती है, सॉइल इरोजन जो हो जाता है, इससे जो है हमें बचाने में हेल्प करती है। वहां पर ये सारी स्टेप्स और जो ये फसलें जो हैं वो उसको रोकने में, उसको पकड़ के रखने में मिट्टी को हेल्प करती हैं और वहां पर इस तरह खेती करने के लिए जगह भी प्राप्त हो जाती है। नंबर 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे इंटरक्रॉपिंग, यानी इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं कई फसलों को एक साथ उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। डिफरेंट क्रॉप्स को जो है अलग अलग रोज में, जैसे कि आप ये सेकंड वाली फोटो में देख रहे हैं कि अलग अलग रोज में, यहाँ अलग फसल है, यहाँ अलग फसल है, उनको जो है बो दिया जाता है। और डिफरेंट टाइम पे जब एक जो है फसल कट जाती है उसकी जगह दूसरी फसल को बो दिया जाता है, मतलब एक के बाद एक को जो है बो दिया जाता है ताकि मिट्टी जो है बारिश के पानी के साथ बह न जाए। नंबर 5 हम पढ़ेंगे कॉन्टोर प्लगिंग।
plugging parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। अच्छा, ये आप जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं कि जो पहाड़ की आकृति है उसके हिसाब से जो है एक बैरियर्स बना दिए जाते हैं, नेचुरल तरीके से ऐसे बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि पानी जो है स्लोप से जो है नीचे धीरे धीरे बहे, टू फ्लो डाउन द स्लोप, ताकि पानी नीचे धीरे धीरे बहे। ऐसे पैरेलल वे में जो है एक के बाद एक समांतर रेखा में जो है उसको एक नेचुरल बैरियर्स बना दिए जाते हैं। तो अब चलिए, होप सो कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। नंबर 6 हम पढ़ेंगे शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। जहाँ समुद्री इलाके जो होते हैं वहां पर आप जानते हैं कि विंड कितनी तेज चलती है, हवा कितनी तेज चलती है, और जो सूखी जगह होती हैं जहाँ पर कोई मतलब पेड़ वगैरह नहीं होते, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पे एक रो में यानी एक लाइन में जो है पेड़ों को लगा दिया जाता है ताकि जो हवा जो है ऊपर की फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को उड़ा कर न ले जाए, टू प्रोटेक्ट सोयल कवर। और जो सोयल का जो कवर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसको इस तरह के ट्रीज लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये शेल्टर बेल्ट से, ये किसी ड्रोन से ली गई फोटो है। ये देखिए, इस तरह ट्रीज लगा दिए जाते हैं ताकि जो हवा की जो तेजी है, हवा की स्पीड को रोक सके और इस तरह मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह सॉइल इरोजन ना हो, उससे बचा जा सके। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लैंड, सॉइल। अब हमारे पास वाटर रह गया है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।